हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर के बारे में कि नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले नंबर को हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार इसका क्लासिफिकेशन किया। जैसे जैसे हम लोग को जरूरत पड़ा वैसे वैसे संख्या को बांटते गए अपने सुविधा अनुसार। उसी को आज हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम क्या है। सबसे पहले जो संख्या होती है वह मेनली दो वर्गों में बटा होता है। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। तो हमको 10th तक वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। 10th तक वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, जिसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। 10th के बाद 11th 12th में काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है, जिसे हम लोग आयोटा से सूचित करते हैं। आयोटा का सिंबल ऐसे होता है। इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसकी आवश्यकता जो है हम लोग को 11th 12th में पड़ती है। फिलहाल इसको हम लोग स्किप करते हैं। हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या में लगभग सारी संख्याएं आ जाती है, सारी संख्याएं इंक्लूड रहती है। वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आता है, जिसे हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बोलते हैं। और यहाँ से हमारा मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। आपका 5 नंबर का प्रूफ करने के लिए भी पूछता है। और ऐसे भी इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसको फोकस करेंगे। फिलहाल अभी हम समझते हैं नंबर कैसे कैसे इसका निर्माण होता है। परिमेय संख्या से आपका पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दो संख्याएं निकली हुई है। फिर पूर्ण संख्या से आपकी सम संख्या और विषम संख्या, ये दो संख्याएं निकली हुई। और पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। क्यों होता है इसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल हम संख्या के नामों से परिचित होते हैं। उसके बाद बारी बारी से सभी संख्या को एक्सप्लेन करके दिखाएंगे उदाहरण के साथ। ये संख्या ऐसा क्यों हुई। फिर सम और विषम संख्या जो है, यही दोनों संख्याएं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती है। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से सभी संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहला हमारा संख्या था वो था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग पढ़े भी होंगे कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहां पर q के जगह पे आपका 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर हो गया तो हम समझेंगे कि वह परिमेय संख्या नहीं है। तो p बटा q क्या होता है। p बटा q p यानी इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो अंश बटा हर जो है भिन्न होता है। वैसी संख्या जो भिन्न रहे, भिन्न के साथ साथ आपका वह विभाजित न हो किसी से, उसमें कोई इन संख्याओं में कोई दूसरा कॉमन संख्या उसको विभाजित न करे, तो ऐसी संख्या जो है परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जांपल में हम लेंगे 1/2, 2/3, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन यही अगर हम कहा ये 4/6, क्या यह परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह संख्या एक को छोड़ करके दो से अंश भी कट रहा है और हर भी कट रहा है। यानी कि परिमेय संख्या होने के लिए सबसे पहले उसका सरलतम रूप में होना आवश्यक है। यानी कि जब तक यह सरलतम रूप में नहीं रहेगा तब तक इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। तो इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2/3। यानी कि अब ये परिमेय संख्या आपका हो गई। इसके पहले यह परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि एक को छोड़िए, एक तो सभी संख्याओं को लगभग काटता है, तो एक को छोड़ दिया जाए तो एक के बाद अगर अंश और हर दोनों किसी दूसरे संख्या से कट रहा है तो उसको हम पहले घटाएंगे, पहले विभाजित करेंगे, उसका सरलतम रूप लिखेंगे। सरलतम रूप लिखने के बाद वह संख्या अगर अंश बटा हर के रूप में है तो हम बोलेंगे कि वह संख्या परिमेय संख्या। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा।
फिर आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। तो जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। निवैशिक संख्या जो p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, जहाँ पे q बराबर 0 हो जाए, वह आपका परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी इस फॉर्म में न लिखा जाए। इस फॉर्म में किसको नहीं लिखा जाएगा? जैसे आपका हो गया √3, √5 और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको p बटा q के फॉर्म में, अंश बटा हर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। वो सारी संख्याएं आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग दूसरे संख्या की ओर चलते हैं। उसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या को समझने से पहले हम लोग समझेंगे प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं, जो आपका 1 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा और यह अनंत तक जाएगा। यह अनंत तक जाएगा, मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कहां तक जाएगा, क्योंकि संख्याएं चलती रहती है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। 1 से स्टार्टिंग होगा और आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो पूर्ण संख्या का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जो पूर्ण हो। तो पूर्ण कब होगी? एक आपका 1 है, 2 है, 3 है। मान लीजिए कि यहाँ एक टेबल है, टेबल में कोई वस्तु रखी हुई है, तो रखी हुई है तो दिख रही है आप आंखों से, ये 1 2 3 वस्तु, तो आप लोगों को 3 वस्तु है, तो 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या। लेकिन सपोज यहाँ पे कोई भी वस्तु नहीं रखी, तो इसको आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? कि कुछ नहीं है, शून्य है। तो शून्य को अगर हम शामिल कर लेते हैं इसमें, तो यह संख्याएं, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण हो जाएंगी। तो उसी को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि कोई भी यहाँ वस्तु पड़ा हुआ है तो दिख रहा है, तो बता रहे हैं 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगर किसी वस्तु को हटा लेते हैं तो आप क्या बोलेंगे? तो कुछ न कुछ होना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी वस्तु नहीं है, अर्थात यानी शून्य वस्तु है। तो शून्य को इसमें जब हम शामिल कर लेंगे तो यह संख्या पूर्ण हो जाएगी। यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर वह संख्याएं पूर्ण हो जाती है। हम आशा करते हैं कि आपको पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं पूर्णांक संख्या की ओर। पूर्णांक संख्या क्या है? अब पूर्णांक संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी? पूर्णांक संख्या की आवश्यकता जब हम लोग हिसाब किताब करते हैं तो हिसाब किताब के जरिए पूर्णांक संख्या की आवश्यकता पड़ी जब हम किसी व्यक्ति को कुछ धन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है या बी व्यक्ति को 10 रुपया दे दिया, या एक जो व्यक्ति है वह बी व्यक्ति को 10 रुपया दे दिया, तो इस बी के पास 10 रुपया तो है, लेकिन इसका अपना है जी? अपना नहीं है, यह किसी दूसरे व्यक्ति का। अर्थात यह जो है यह कर्ज लिया है। यह क्या है? कर्ज लिया है। तो कर्ज लिया है तो अब इसको भाई कैसे दिखाएंगे? तो कर्ज को दिखाने के लिए कुछ न कुछ सिंबल चाहिए, कुछ न कुछ संकेत चाहिए। तो इसी को हम लोगों ने
माइनस दिखा दिया, इसको हम लोग माइनस दिखा दिया, ऋण से दिखा दिया। यह जो व्यक्ति है 10 रुपया तो है इसके पास, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा है, यानी कि यह कर्ज है। तो जब वही सारे ओवरऑल मिला जुला करके यही कहना चाहते हैं कि हिसाब किताब की जब जरूरत पड़ी तो वहां पर पूर्णांक संख्या को बांटा गया, यानी कि पूर्णांक संख्या का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। यानी कि किसी को अगर हम कर्ज देते हैं तो वह ऋणात्मक होता है, अगर किसी के द्वारा हमारे पास पैसा आता है तो उसको हम लोग धनात्मक कहते हैं। चलिए, अगर आपके पास 1 रुपया भी कर्ज नहीं है तो उसको हम लोग शून्य मतलब आपके पास 1 रुपया भी कर्ज नहीं है। अगर कर्ज है तो हम क्या करते हैं, माइनस दिखाते हैं, -1 -2 -3, ये इंक्रीमेंट कर जाएगा। अगर आपके पास किसी के द्वारा काम करते हैं और पैसा मिलता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव यानी धनात्मक से दिखाते हैं। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके ये भी इंक्रीमेंट कर जाएगा। इसी को हम लोग पूर्णांक संख्या, फिर हम लोग पूर्णांक संख्या के बाद पूर्ण संख्या से निकलो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में समझेंगे। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या तो सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग कहे तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते यह इनफाइनाइट बन जाएगा। यानी कि जो संख्याएं जिन संख्याओं में 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या है, भाग न लगे तो विषम संख्या है। जैसे सबसे छोटा आपका सम संख्या 2 हो जाएगा, सबसे बड़ा का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो इनफाइनाइट है। फिर विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जो जिसमें 2 से भाग न लगे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो ये आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, यानी इनफाइनाइट। यानी कि सबसे छोटा विषम संख्या तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 हो जाएगा आपका, यानी कि सबसे छोटा विषम संख्या 1 हो जाएगा। एक एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे छोटा सम संख्या 2, सबसे छोटा विषम संख्या 1। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे दूसरी संख्या की ओर। सम विषम के बाद आपका आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। फिर हम लोग भाज्य संख्या के बारे में समझेंगे। जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी भाज्य संख्या को बोले तो यह बोलेंगे कि वैसी संख्या जो स्वयं एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। यानी एक से तो सारी लगभग सारी संख्याएं विभाजित होती है, तो एक को तो हटा ही नहीं। एक के अलावा अगर अपने आप से सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होती है, उसके बाद किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या बताती है। वैसी संख्या जो एक से विभाजित तो होंगी होंगी, एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित होगी तो उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आपका 4 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 क्या है कि एक और अपने आप से विभाजित हो रहा है, एक से कटेगा और 2 से कटेगा, उसके बाद किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो यह भाज्य संख्या में नहीं आएगा। 3 भी नहीं होगा आपका, तो 4 को देखते हैं, यानी कि यह 1 से भी विभाजित होगा, स्वयं अपने आप से विभाजित होगा और साथ ही साथ 2 से विभाजित होगा। तो इसका यही परिभाषा है कि वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित होता है तो वह होता है आपका भाज्य संख्या। आप लोग भाज्य संख्या समझ गए होंगे। इसी तरह आपका होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या का उदाहरण आप लोग देख लेंगे। 4 होता है, 4 के बाद आपका 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 12 होता है, ऐसे ही। यानी कि सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका 4 होता है।
अगर कोई पूछता है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, तो वो होगा 4। फिर हम लोग आएंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का भी वही फंडा है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं है, यानी कि सिर्फ यह एक से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, और स्वयं से विभाजित होगा, इस दोनों के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो वह होगा आपका अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 2 आपका 1 से विभाजित होगा, 1 को तो शामिल करेंगे ही नहीं क्योंकि एक को 1 से विभाजित होगा और अपने 1 को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। 1 जो है सारे संख्याओं को विभाजित करता है, इसलिए 1 को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। तो 1 के बाद 2 आता है, तो 2 जो है यह 1 से विभाजित होगा और स्वयं अपने आप विभाजित होगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। 2 के बाद आ जाएगा आपका 3, 4 में जाएगा 5 आएगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ऐसे ऐसे करके इंफिनाइट कर जाएगा। यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो, वह होता है अभाज्य संख्या। तो आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या का 2 है। इसको भूलना नहीं है, याद रखना है, बहुत ही कंफ्यूजन करता है कि कौन सबसे छोटा भाज्य है, कौन सबसे छोटा अभाज्य है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2।